सत्यमेव जयते ना नृतम सत्य एन पंथा वित्त ततो देवयानः येना कर्मन्त ईर्षयो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परमम निधानम। दोस्तों, यदि आप इसका अर्थ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी संगम। दोस्तों, जैसा कि हम हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस का एक सीरीज कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह के एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक के हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में इसी वीडियो में से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? What was the main feature of Indus Valley civilization? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो व्यवस्थित शहरी जीवन थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें पक्की ईंटों का मकान, दोस्तों पक्के मकान हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, पक्की सड़कें देखने को मिलते हैं और विशाल स्नानागार और बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो व्यवस्थित शहरी जीवन थी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नहर प्रणाली थी, ठीक है, पक्के ईंटों का दोस्तों घर था, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों स्नानागार था। तो इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो शहरी थी, ठीक है, शहरी जीवन थी। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस वाज मेनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कॉइन्स ऑफ हड़प्पन पीरियड? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेराकोटा। दोस्तों, टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पा के काल में। दोस्तों, किस लिए? मुद्राओं के निर्माण में। दोस्तों, टेराकोटा का अर्थ होता है मिट्टी, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना, दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर जो मुद्राएं थे दोस्तों, मूर्तियां और मुद्रा जो थी दोस्तों, वो टेराकोटा के ही बनते थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रावी नदी। दोस्तों, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र है, जिसे 1921 में जॉन मार्शल के कहने पर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था, ठीक है। दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने करवाया था। किसके कहने पे, किसके निर्देशों पे? तो आपको याद रखना है दोस्तों, जॉन मार्शल के कहने पे, ठीक है। जॉन मार्शल के कहने पे दयाराम साहनी ने ये उत्खनन करवाया था। इनकी हड़प्पा की खोज करी थी, किसने करी थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने, ठीक है। कब करी थी दोस्तों? 1921 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इन्फॉर्म्स अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट वैदिक एज? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद में जो वैदिक युग की जो सभ्यता है दोस्तों, उसके बारे में सूचना दी गई है, ठीक है। और दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है दोस्तों, इस दुनिया में सबसे पुराना ग्रंथ है, ठीक है, ऋग्वेद, और ये सबसे बड़ा ग्रंथ भी है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पहला वेद ऋग्वेद ही है, सबसे बड़ा सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद ही है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ऋग्वेद में ही वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? द वर्ड सत्यमेव जयते विच इज द सिंबल ऑफ इंडियन रूल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपनिषद। दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है वो उपनिषद के एक श्लोक से लिया गया है। जिस श्लोक को दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, उसी श्लोक से सत्यमेव जयते लिया गया है। और वो श्लोक दोस्तों किस
उपनिषद में है, तो आपको याद रखना है मुंडक उपनिषद में वो श्लोक है। दोस्तों उस श्लोक को मैं एक दोबारा बोल देता हूँ। दोस्तों वो श्लोक है सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्य इन पंथा वित्ततो देवयान है येना कर्मंत ईर्षयो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परमम निधानम। तो दोस्तों इसमें स्टार्टिंग के जो सत्यमेव जयते हैं यहीं से दोस्तों सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। और दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं और बता देता हूँ आपको कि दोस्तों सत्यमेव जयते का सर्वप्रथम इस्तेमाल प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सत्यमेव जयते का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1918 में, जब वह कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। दोस्तों 1918 में मदन मोहन मालवीय जब कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तब उन्होंने सत्यमेव जयते शब्द का वाक्य का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों को माना जाता है, वेदास आज कंसीडर्ड। दोस्तों वेदों को क्या माना जाता है? तो आपको याद रखना है श्रुति। दोस्तों वेदों को माना जाता है श्रुति, क्योंकि दोस्तों वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद व्यास ने इन सभी ज्ञान को एक संकलित रूप में प्रस्तुत कर दिया था, जिसे श्रुति कहा गया, ठीक है। दोस्तों ज्ञान को संकलित रूप से प्रस्तुत करने के बाद वेदों को श्रुति कहा गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। वैसे वेद शब्द का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अभी मैंने आपको बताया था कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? विच मेटल वॉज द फर्स्ट यूज्ड बाय वैदिक पीपल? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। दोस्तों कॉपर का इस्तेमाल किया गया था वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले, ठीक है। किसके लिए दोस्तों? दोस्तों आपको याद रखना है कि वैदिक लोगों द्वारा दोस्तों तांबे धातु का प्रयोग किया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड इन। दोस्तों भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 4 वेद दिए गए हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों ये 4 वेद हमारे भारतीय साहित्य में, भारतीय दोस्तों शास्त्रों में ये 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं दोस्तों? ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि 4 वेद कौन कौन से हैं, ठीक है। या विषम में आप ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वेद नहीं है। तो दोस्तों ये वेद भी आपको याद रखना है कि पहला वेद है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों सबसे पुराना तो ऋग्वेद है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, यानी कि इन वेदों में से किसमें भारतीय संगीत के बारे में उल्लेख है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद। दोस्तों सामवेद में संगीत के बारे में पूरा बताया गया है दोस्तों। मतलब भारतीय जो संगीत है वो सामवेद से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो सामवेद है यह ऋग्वेद का ही एक भाग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जो सामवेद है वो ऋग्वेद का ही एक भाग है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? विच ऑफ दिस क्रॉप्स डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ वैदिक पीरियड? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तंबाकू। दोस्तों इनमें से जो तंबाकू है उसका दोस्तों ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? इन द वैदिक एरा व्हाट डिड द किंग्स कॉल द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम देयर पीपल? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलि। दोस्तों वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। दोस्तों क्या कहते थे? बलि। दोस्तों बलि का अर्थ चढ़ावा भी होता है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि हत्या करना दोस्तों, ठीक है। मतलब तो बलि का अर्थ होता है दोस्तों दान। बलि का अर्थ दोस्तों दान भी होता है, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलि। अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। द वर्ण सिस्टम इन द अर्ली वैदिक पीरियड वॉज बेस्ड ऑन। दोस्तों आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि व्यवसाय पर आधारित थी। दोस्तों
वर्ण आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। उस समय कोई भी जाति व्यवस्था मतलब कास्ट सिस्टम नहीं था दोस्तों, ठीक है, कि जन्म से ही उसे एक अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है जिस तरह से अभी हो रहा है। तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, वहाँ पे व्यवसाय पर निर्भर था कि वो किस तरह के वर्ण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ण शब्द का अर्थ हमें देखने को मिलता है रंग। ठीक है, वर्ण शब्द का अर्थ दोस्तों रंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी दोस्तों वो व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? विच इज द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञात। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और भाषा दोनों ही अज्ञात है, अननोन है, इसके बारे में हमें नहीं पता है और अभी तक कोई किसी भी विद्वान ने इसके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, और यहाँ की जो भाषाएं थी दोस्तों ये भी अज्ञात ही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? व्हाट डज द वर्ड उपनिषद लिटरली मीन? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पास बैठना। दोस्तों उपनिषद शब्द का अर्थ होता है समीप बैठना, यानी कि दोस्तों उपनिषद एक ऐसा रहस्यमय ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के लिए गुरुओं के समीप बैठना पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग भी है। दोस्तों उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग भी है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वेदांत। क्यों? क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है दोस्तों। वेदों के बाद सबसे ज़्यादा जो ज्ञान है वो आप उपनिषद से ही ले सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए, इस ज्ञान को समझने के लिए आपको गुरुओं के पास बैठना पड़ेगा। ठीक है, गुरु से ही आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस ज्ञान को उपनिषद कहा गया है, यानी कि गुरु के समीप बैठना। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द लोथल रीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। दोस्तों जो लोथल है वो गुजरात राज्य में है। ठीक है दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, सीएम कौन है? तो आपको याद रखना है विजय रूपानी। कौन है दोस्तों? विजय रूपानी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों, गवर्नर को भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज आस्क्ड इंडिया टू गिव बैक द स्टैचू ऑफ फेमस डांसर गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान ने कहा है भारत को, दोस्तों पाकिस्तान ने कहा है भारत को कि दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई थी उसको देने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये 2014 में इन्होंने कहा था, पाकिस्तान ने 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब पाकिस्तान ने भारत से रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था कि मोहनजोदड़ो में दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो नर्तक कन्या डांसिंग गर्ल जो मिला है दोस्तों उसको लौटाने के लिए कहा है। क्यों कहा है दोस्तों? क्योंकि ये जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों ये पाकिस्तान के सिंध इलाके में आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए हमसे ये मांग रहे हैं, तो ये आपको याद रखनी है इतनी चीज़ें। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडस इकोनॉमी वॉज? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। दोस्तों सिंधु अर्थव्यवस्था की जो मुख्य ताकत थी वो कृषि थी। दोस्तों वहाँ के जो लोग, उस समाज के जो लोग थे दोस्तों वो कृषि पर ही निर्भर थे दोस्तों। और वो किस प्रकार के कृषि करते थे? तो आपको याद रखना है दोस्तों, वह नील की खेती वगैरह ज़्यादा करते थे दोस्तों, नील की खेती ज़्यादा करते थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कृषि पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ महाभारता? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जय संहिता। दोस्तों महाभारत का आरंभिक नाम जय संहिता था, और इस नाम को किसने रखा था? आपको याद रखना है वेद व्यास ने। दोस्तों महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने आरंभ में महाभारत का नाम जय संहिता रखा था।
क्या रखा था दोस्तों? जय संहिता। ठीक है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभ में दोस्तों महाभारत में केवल 8,800 श्लोक ही थे। कितने श्लोक थे? 8,800 श्लोक ही थे। तत्पश्चात बहुत सारे विद्वानों ने इसमें नई कहानियां जोड़ी, नए श्लोक जोड़े। उसके बाद जो अभी दोस्तों अभी लगभग 1,00,000 दोस्तों अभी लगभग 1,00,000 श्लोक है इसमें। ठीक है दोस्तों, अभी लगभग 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसे महाभारत कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? महाभारत। और इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास है। तो ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? विच वन ऑफ द इंडस साइट्स इज इन पाकिस्तान? विच वन ऑफ द इंडस वैली साइट्स इज इन पाकिस्तान? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा। दोस्तों सिंधु घाटी का हड़प्पा जो स्थल है वो पाकिस्तान में है। दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों देखिए हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए जो लोथल है ये गुजरात में है, कालीबंगन दोस्तों राजस्थान में है, और दोस्तों ये हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं हड़प्पा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि दोस्तों इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जो हड़प्पा है दोस्तों इसका जो उत्खनन है, इसका जो खोज है दोस्तों वो किसने किया था? दोस्तों वो दयाराम साहनी ने किया था। दोस्तों दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा की खोज। किसके निर्देशों पे? तो आपको याद रखना है कि दोस्तों जॉन मार्शल के कहने पे। दोस्तों जॉन मार्शल के कहने पे दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी ने दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन करवाया था, हड़प्पा का खोज हुई थी दोस्तों। और दोस्तों हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है दोस्तों हड़प्पा। ठीक है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी ने करवाया था। कब करवाया था? 1921 में। किसके निर्देशों पर करवाया था? जॉन मार्शल के कहने पे। ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? वेयर वॉज द ह्यूज बाथ फाउंड? दोस्तों जो विशाल स्नानागार है, ठीक है, जो बाथ है दोस्तों ह्यूज बाथ है, वो कहाँ पे मिला था? तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो में। दोस्तों मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो में। दोस्तों मोहनजोदड़ो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें मिली है, जैसे कि दोस्तों एक दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति है। ठीक है। और डांसिंग गर्ल है, विशाल स्नानागार है। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। दोस्तों मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और ये सिंध प्रांत में है। दोस्तों इसकी खोज किसने करवाई थी? तो R.D. बैनर्जी ने करवाई थी। किसने करवाई थी दोस्तों? R.D. बैनर्जी। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जो R.D. बैनर्जी ने करवाई थी दोस्तों, राखल दास बैनर्जी। दोस्तों R.D. का फुल फॉर्म है राखल दास बैनर्जी ने करवाई थी। कब करवाई थी दोस्तों? 1922 में। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलना है दोस्तों, कमेंट करना है। ठीक है। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना है और शेयर भी करना है दोस्तों, क्योंकि इसी से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है और अगले पार्ट के लिए तभी मैं तैयार हो पाता हूं। तो दोस्तों मेरे मोटिवेशन के लिए दोस्तों आपको लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।